देखिए एसिटिक अम्ल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एसिटिक अम्ल क्या होता है इसको देखिए। एसिटिक अम्ल सिरके का मुख्य अवयव है। सिरका का ही मुख्य अवयव क्या है बेटा? एसिटिक अम्ल। इसलिए इसे सिरके का अम्ल भी कहा जाता है। एसिटिक अम्ल को एक और नाम से जाना जाता है, सिरके का अम्ल। ठीक है, इसी की उपस्थिति के कारण सिरके का स्वाद खट्टा श्योर होता है। अम्ल मात्रा में यह पसीने में भी उपस्थित होता है। अपना पसीना कौन कौन पिया है? पसीना, अरे कदम मेहनत करोगे तो अपने आप पसीना मुंह में आ जाता है। मेहनत जब करोगे, स्ट्रांगली मेहनत अभी तुम लोग किए नहीं हो, हंस रहे हो, अपने आप पसीना कहाँ चला जाता है? देखिए इसी की उपस्थिति के कारण सिरके का स्वाद खट्टा होता है। बात चल रही थी पसीने पर। अम्ल मात्रा में यह पसीने में भी उपस्थित रहता है। आप जब ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं तो कभी कभी देखते हैं कि पसीना में खट्टापन होता है। पसीना आपके मुंह में जब संपर्क में आता है तो क्या होता है कि वहाँ पे खट्टा, आप पसीना को क्या करना है कि कभी चख के देख लेना है कि खट्टा होता है कि नहीं होता है। तो पसीना खट्टा इसीलिए होता है क्योंकि इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आगे साधारण नाम देखिए एसिटिक अम्ल होता है IUPAC नाम बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? एथेनोइक अम्ल, जो कि आपकी परीक्षा में ज़्यादातर IUPAC नाम दे देता है 1 नंबर में। ठीक है, समूह, ये समूह क्या है कि -COOS का समूह है। इसको बोला जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोला जाता है बेटा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। जब समूह की बात करेगा COOS से संपर्क कराएगा तो आप इसको क्या बोलोगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता कैसे है? ये C रहेगा और 1 2 3 C3 C2H3 और किससे संपर्क बनाएगा? OH से। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड क्या होगा? O। इसका क्या संरचना सूत्र है एसिटिक अम्ल का? एसिटिक अम्ल का संरचना सूत्र नहीं भूलना है, बड़ा टेढ़ी खीर है, इसको रट लेना है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम। निर्माण कैसे करेंगे एसिटिक अम्ल का? ठीक, देखिए क्षारी KMnO4, पोटेशियम मैग्नीशियम नाइट्रोजन हाइड्रो ऑक्साइड या हाइड्रोक्सिल या अम्लीय K2Cr2O7 की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल अभी पढ़ाए थे, एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर, जब ऑक्सीकरण करेंगे तो किसमें परिवर्तित होगा? एसिटाल्डिहाइड में बनता है। इसका पुनः ऑक्सीकरण करने पर एसिटिक अम्ल बनता है। जैसे कि मैं देखो पढ़ाया था, इसको उदाहरण के माध्यम से ज़्यादा समझ में आएगा। C2H5OH ऑक्सीकरण इसका कर रहे हैं किसमें? KMnO4 क्षारी से, तो क्या प्राप्त हो रहा है? CH3CHO प्लस H2O। ये क्या होगा? और फिर ऑक्सीकरण करेंगे किसका बेटा? CH3CHO का ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? इसमें देखिए ऑक्सीकरण कर रहे हैं CH3CHO का, तो KMnO4 से कर रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है? एसिटिक अम्ल CH3COOH। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिए। फिर भौतिक गुण और रासायनिक गुण हम लोग पढ़ते हैं, नोट कीजिए। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं एसिटिक अम्ल के भौतिक गुण के बारे में। भौतिक गुण को कहते हैं इंग्लिश में फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, देखिए इसके प्रमुख गुण निम्न है। इसके प्रमुख गुण निम्न है। यह स्वाद में खट्टा होता है। एसिटिक एसिड आप कहीं भी देखेंगे समझ जाएंगे कि क्या होता है? खट्टा होता है। एसिटिक अम्ल रंगहीन, जल को आप देखें, जल का कोई रंग होता है? जल का कोई रंग नहीं होता है। एसिटिक अम्ल का भी कोई रंग नहीं होता है, ये रंगहीन होता है। बात समझ रहे हैं? आप उसको देखकर पता नहीं कर पाएंगे कि किस रंग का है, उसको बोला जाता है रंगहीन। सिरके जैसी तीक्ष्ण गंध होती है। आप कभी देखना सिरका उठा के, ठीक है, सिरका उठा के थोड़ा उसको सुगंध, उसका सूंघना तीक्ष्ण होता है। ठीक है, तो वाला संक्षारक द्रव है। एसिटिक अम्ल तीक्ष्ण गंध वाला होता है और रंगहीन होता है और खट्टा होता है। इतनी चीज नहीं भूलना है। आगे देखिए, यह जल में विलेय है। विलेय का मतलब क्या है कि घुल जाता है। ठीक, आगे देखिए, यह जल से भारी है। जल से H2O से क्या है? ये बेटा भारी है, भारी है। बात समझ रहे हैं? वजन है। इसका क्वथनांक 118 डिग्री सेल्सियस होता है। आप देखेंगे कि जब भी जल को या किसी भी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो 100 डिग्री
सेल्सियस तक बेस्ट तापमान होता है। बात समझ रहे हैं? लेकिन ये देखो इसका क्वथनांक कितना हो रहा है, 118 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एसिटिक अम्ल का क्वथनांक कितना होता है, 118 डिग्री। अब हम लोग आ जाते हैं रासायनिक गुण पे, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है, आप एक तरफ अम्लीय गुण इसका देखेंगे, एक तरफ एस्टरीकरण देखेंगे, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अम्लीय गुण कैसे हो रहा है कि आप एसिटिक अम्ल ले लीजिए, एसिटिक अम्ल याद कर लीजिए CH3COOH। ठीक है, इससे क्या करेंगे, अभिक्रिया जब करेंगे तो एसिटेट आयन देगा, एसिटेट आयन देगा और प्लस हाइड्रोजन आयन देगा। हाइड्रोजन आयन या तो ऋणायन होता है या तो धनायन। ज्यादातर आप लोग देखेंगे कि OH क्या होता है, ऋणायन होता है, बाकी H+ क्या होता है, H+ धनायन। बात समझ रहे हैं? तो हाइड्रोजन आयन देंगे। अगला जो है एस्टरीकरण क्या होता है, इसको समझ ही लीजिए। देखिए ये है एसिटिक अम्ल, क्या है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल ये कह रहे हैं हम CH3COOH याद कर लीजिए, एथिल एल्कोहल याद कर लीजिए दोनों, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने वाला। देखिए ये जो है एथिल एल्कोहल है C2H5OH। ठीक है, ये देखिए ऑक्सीकरण कैसे होगा, यहाँ से हाइड्रोजन उठाएगा, यहाँ से क्या करेगा हाइड्रोजन उठाएगा और इधर से क्या करेगा OH। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? यहाँ से देखिए एसिटिक अम्ल में से H उठाएगा हाइड्रोजन और एथिल एल्कोहल में से क्या OH उठाएगा। बात समझ रहे हैं? आगे देखिए क्या बनेगा, एथिल एसीटेट CH3COO, यहाँ पे देखिए C2H5 और मैं क्या बताया कि H2O, जल क्या होगा अलग हो जाएगा। बात समझिए? ठीक है, ये रहा हमारा भौतिक गुण और ये रासायनिक गुण। देखिए जो एसिटिक अम्ल का उपयोग है यूजेज हम कहाँ पे करते हैं, देखिए सिरके के रूप में एसिटिक अम्ल का उपयोग करते हैं। ठीक है, CH3COOH का, रंग के रूप में, रंगों के रूप में, कागज के रूप में जिसमें हम लोग लिखते हैं या बुक हो गई, रेशम के रूप में भी उसका उपयोग किया जाता है और उद्योग धंधों में भी एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। रबड़ के स्कंदन में भी यूज किया जाता है। स्कंदन का मतलब होता है जमाना। स्कंदन का मतलब क्या होता है जी, जमाना। जमाने से तात्पर्य ये है कि रबड़ को जमाया जाता है। ठीक है, आप मिटाने वाला रबड़ देखे हैं ना, तो वो कहाँ से होता है, जमाने से। ठीक है, इसके लवणों का उपयोग औषधियों में होता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल किसमें यूज किया जाता है जी, औषधि में भी। आगे देखिए EDTA के निर्माण में, EDTA क्या होता है, एथिल डाइएमीन, एथिल डाइएमीन टेट्रा एसिटेट। इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा अगर आप लोगों के एग्जाम में, क्योंकि पूछ देगा कि EDTA क्या है, बस इतने पूछता है और ऑप्शन में दे देता है 4 ऑप्शन, जिसको एथिल डाइएमीन टेट्रा एसिटेट नहीं पता है नहीं कर पाएगा। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा है, इसको याद कर लीजिएगा। इसको कोई उपाय हमारे पास है नहीं तो भोर में पिला देते हैं आराम से। ठीक है, याद हो जाता। तो अब आते हैं हम लोग जो हम लोग की मोस्ट इम्पोर्टेंट और लास्ट टॉपिक है, ये साबुन है जिसको बोलते हैं सॉफ्ट। और साबुन का उपयोग हम लोग सभी लोग करते हैं। अगर कपड़े साफ करना हो तो साबुन चाहिए, अगर हम लोगों को स्वस्थ रहना हो, नहाना है, तब भी साबुन चाहिए। तो साबुन बनता कैसे है, साबुन का निर्माण कैसे होता है, साबुन है क्या, साबुन में मिलाया क्या जाता है, कौन सी साबुन अच्छी है, कौन सी साबुन खराब है, इसके बारे में पढ़ना है। मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचा दे, सफलता शोर मचा दे। इसी के साथ देखिए हम लोग शुरू करते हैं उच्च अणु भार वाले, उच्च अणु भार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक, मोनोकार्बोक्सिलिक ये क्या देता है हमको, -COOH देता है। ठीक है, अम्लों के सोडियम, सोडियम का मतलब आप लोग जानते होंगे NH, किससे बेटा, NH से। सोडियम तथा पोटेशियम को पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। देखिए मोनोकार्बोक्सिल अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं और इनका जो भार होगा उच्च अणु भार होगा। बात समझ रहे हैं? आगे हम लोग चलते हैं, देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। सोडियम स्टीयरेट क्या होता है,
सोडियम स्टीयरेट, वह सोडियम पॉमिटेट। क्या होता है? सोडियम पॉमिटेट। पहले हम लोग समझेंगे कि स्टीयरेट आयन का क्या होता है सूत्र। देखिए क्या होता है, C17H35 COO और माइनस का क्या होता है, आवेश लगा रहता है। बात समझ रहे हैं? जब भी स्टीयरेट आयन C17H35 COO माइनस क्या आवेश रहता है। अब पॉमिटेट आयन का क्या सूत्र होता है, C15H31 COO माइनस 4 होता है। बात समझ गए? अब इसमें मिलाना क्या है कि देखिए सोडियम है, Na मिलाना है, तो इसी सूत्र में क्या करेंगे आप, Na अगर मिला देंगे तो सोडियम स्टीयरेट और सोडियम पॉमिटेट पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए सूत्र वही है, C17H35 COO Na जोड़ दिए, इसमें भी देखिए C15H31 COO Na जोड़ दिए। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। देखिए साबुन का निर्माण, ठीक है, साबुन का निर्माण बनती कैसे है साबुन, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्या आपके जीवन में भी काम आएगा और हमेशा डेली काम आएगा। देखिए वसा अम्लों के ग्लिसरॉल को जली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर साबुन का निर्माण होता है। आप किसी से भी पूछिए साबुन कैसे बनता है, नहीं बता पाएगा, आप बताएंगे। वसा अम्लों के ग्लिसरॉल को जली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर साबुन का निर्माण बनता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। अभिक्रिया हम लोग थोड़ा देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या साबुन CH2COO H17H35, ठीक है, ये जब अभिक्रिया करेगा तो क्या प्राप्त हो गया, एक अपना CH छोड़ देगा तो CH-COO H17H35 हो जाएगा। फिर क्या करेगा, जुड़ेगा, जब अभिक्रिया करेगा तो CH2COO C17H35 हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि ये वसा है, क्या है, वसा। और जब देखो छोड़ क्या रहा है, CH2 ये क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। छोड़ेगा कब, मैं इसको बता रहा हूँ। देखिए ये किससे अभिक्रिया करेगा, वसा जो क्षार से अभिक्रिया करेगा, और क्षार हम लोगों को पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है। देखिए ये Na है, सोडियम और हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन देते हैं। तो जब ये निकलेगा बाहर यहाँ तो CH2 निकल गया, लेकिन ये बेटा हमेशा प्लस चार्ज में होते हैं। तो हम इसको ऋणायन बनाने के लिए क्या करेंगे कि इस प्लस को मिटा के यहाँ आगे क्या लिखेंगे हाइड्रोक्साइड। जब भी हाइड्रोक्साइड की बात होगी तो ये किसमें होगा, OH माइनस रहेगा, यही क्या रहेगा, OH माइनस। अब क्या होगा कि देखिए ये इसका बेस देखिए कि ये 2Na है, 2NaOH है, तो यहाँ किसकी जरूरत पड़ेगी, 3 की। किसकी जरूरत पड़ेगी, 3 की, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 तो ये देखिए OH को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से पूरा कर देंगे। बात समझ में आई? उसके बाद ज्यों का त्यों लिखिए C17H35 COO Na। ये रहा हमारा साबुन, क्या रहा बेटा, बात समझ में आई? अब देखिए साबुन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, यूज कहाँ पे किया जाता है, आप लोग भी बताइएगा और हम तो बता ही रहे हैं। देखिए यूज कहाँ, साबुन कई तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। जैसे कि आप धूल मिट्टी में से आए और क्या किए, साबुन लगा के साफ कर लीजिए तो धूल मिट्टी सफाई हो जाती है, आप थोड़ा चिकना लगने लगते हैं। yes. उसके बाद कपड़े धोने के काम में आती है साबुन। किस काम में आती है, कपड़े धोने की। 2-4 साबुन का नाम बता सकते हैं आप, रिन, सर्फ एक्सेल और व्हील, घड़ी, ये सब साबुन कपड़े धोने के काम में आती है। आगे देखिए त्वचा की गंदगी, आपके त्वचा में क्या हो जाती है, गंदगी हो जाती है। त्वचा में क्या हो जाती है बेटा, तो साबुन से साफ किया जाता है। 2-4 साबुन नहाने वाली बताइए अच्छी लक्स, लाइफबॉय, बीटॉन, डव, पियर, संतूर, ठीक है, संतूर नहीं जी, संतूर है,
ठीक है। और भी बहुत सारी नीम वाली साबुन होती हैं, ठीक है। और एक साबुन देखिए, पहली जब आपका त्वचा हो जाता है उसको साफ करने के लिए धूल बताई दी, धूल कण आपके चेहरे पे या त्वचा पे आ जाता है तो उसको साफ करने में मदद करती है। मेकअप जब ज्यादा हो जाता है, ठीक है, मेकअप ज्यादा होता है, ज्यादा पाउडर वाउडर लग जाता है या पुट्टी पेंट ज्यादा हो जाता है तो हम लोग साबुन से, उस साबुन भी आता है, ठीक है, उससे भी आप साफ सफाई कर सकते हैं। त्वचा की नमी को बरकरार रखने में साबुन क्या करती है, मदद करती है। साबुन प्रभावी भी है क्योंकि देखिए जब त्वचा की नमी खराब होगी तो आपकी त्वचा रूखी रूखी सी लगने लगती है, ठीक है। तो उसको बरकरार रखने के लिए साबुन लगाया जाता है, त्वचा की नमी को बरकरार रखने के लिए। त्वचा की झाइयाँ, ठीक है, उसको छाइयाँ भी बोल सकते हैं, तो उसको क्या करते हैं, कम करता है। क्या करता है बेटा, कम करता है। बहुत सारी साबुन त्वचा की, जैसे मान लीजिए कोई बीमारी है आपके पास, चर्म रोग हो गया है, आपके स्किन में कोई प्रॉब्लम हो गया है तो उसके लिए भी साबुन उपयोगी है, ठीक है। तो ये रहा हमारा कार्बन यौगिक का क्लास कंप्लीट हो गया, ठीक है। और आज इसका समापन हो गया। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगती हो तो आप लोग एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए। और अगले क्लास का इंतजार भी किया करिए हमारा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास, माई वीडियो।